जय हिंद कमांडोज। मैं योगी दादरे वायरस डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं हाल ही में हुए एनडीए फर्स्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम हुआ है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है। 6 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो गेट वाला पार्ट था उसको हम लेके आए हैं इस वीडियो में, जिसमें अभी हम 90 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारीक से डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, कमांडो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कि हम इस बार क्या रैंक रहेगी, हमारी क्या रैंक रहेगी, हमारा नंबर आ जाएगा नहीं आएगा। तो बेचिंता है, पेपर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत सरल है, तो इस बार चांसेस भी बहुत है तुम लोगों के एसएसबी की तैयारी जुड़ जाओ सब लोग। तो ज्यादा समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरा टॉपिक अपना। 51 से अपने गेट के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। गेट को लिखो जनरल एबिलिटी टेस्ट। पहला हमारा 51वां क्वेश्चन है, गोली दर्पण की वक्रता और बहुत दूरी में क्या संबंध होता है। तो आपने 9th से ही शुरू से पढ़ा है कि आर बराबर होता है 12। वेयर आर क्या यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है और एफ क्या यहाँ पे फोकस दूरी। ठीक, तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और बहुत दूरी में संबंध क्या होगा, आर बराबर 2f। वही दर्पण का सूत्र क्या होगा बेटा आपका, a/l बराबर होता है a/b + a/u। दर्पण क्या होते हैं, जो एक साइड पर पॉलिश होते हैं वो दर्पण होते हैं, और जो दोनों तरफ से पारदर्शक होते हैं वो लेंस होते हैं। दर्पण और लेंस में मुख्य अंतर ये है। वही अगला क्वेश्चन को हम डिस्कस करें 52 के। तो कांच के गिलास में नींबू वास्तविक आकार से कभी कभी हमें बड़ा दिखाई देता है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन और बन जाते हैं कि पानी का बुलबुला वास्तविक आकार से बहुत बड़ा दिखाई देता है, वहीं पानी में पड़े हुए सिक्के वास्तविक आकार से बहुत बड़े दिखाई देते हैं, पानी में पड़ी हुई मछलियां वास्तविक आकार से ऊपर उठाई दिखाई देती है। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलने वाले हैं। ये कौन सी घटना पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है या अवलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 3 घटनाएं होती है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। ये क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से है कि ऐसी झिल्ली जिससे प्रकाश नेत्र में घुसता है, मानव नेत्र में घुसता है, उसे क्या कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन को कार्डिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डिया। वहीं इससे नेत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगले एग्जामों में भी देखने मिले थे, पिछले एग्जामों में देखने मिले हैं। कार्डिया, रेटिना पर क्वेश्चन आए दिन आते रहते हैं, तो इसको अच्छी तरह से जल्द कर लेना है। वही अगला क्वेश्चन है 54वां, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम घटना क्या होती है, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रजम्य से गुजारी जाती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, जिसे विब्ग्योर कहा जाता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो बस स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहले प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था, तो प्रिज्म का प्रयोग किया था सर आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था, न्यूटन ने। इसमें कंफ्यूजन हुआ बच्चों को, उन्होंने रमन लगा दिया है जो गलत हो गया है। वहीं आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रिज्म। प्रिज्म किस पदार्थ का बना होता है, तो आपको बता दूं, प्रिज्म क्वार्टज पत्थर का बना होता है। किसका बना होता है, क्वार्टज पत्थर का क्या बना होता है, प्रिज्म। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, शक्ति को परिचालित करने के लिए ऊर्जा का मूल्य निकालिए। मैनुअल टाइप का दे रखा था जिसमें आपको जो है ऊर्जा का मूल्य निकालना था। तो आपको हाईस्कूल में पढ़ाया जाता है यूनिट की संख्या निकालने के लिए वाट घंटे दिन अपॉन 1000 वाला फॉर्मूला भी लगाया जाता है। यहाँ पर उसने रेट पूछी थी हमसे, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, कितने रुपए आ जाएंगे, 6000 रुपए आएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि वाट घंटे दिन बट्टे 1000, उससे आप जो है यूनिटों की संख्या निकाल सकते हो। वहीं आपको बता दूं 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वहीं 1 हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट। ये भी एक्स्ट्रा में कई पेपरों में कई बार पूछा गया है। एचपी का मतलब है हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। तो मशीनों की जो पावर है वो किसमें नापी जाती है, हॉर्स पावर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आपको बताना था कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसमें क्वेश्चन एक दे रखा था ऑप्शन में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है खुली वक्र होती है, जबकि ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा या बल रेखा जो होती है हमेशा बंद वक्र होती है। कैसी वक्र होती है, बंद वक्र होती है, कभी भी खुली वक्र नहीं होती है। तो यही इसमें क्या था, सही नहीं था। वहीं अगर हम 57 के क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पता करना था।
4 हमने पढ़े, 4 में से एक गलत था कि हीरा विद्युत का चालक है। उसमें कहा गया कि हीरा विद्युत का क्या होता है, चालक। जबकि आपने पढ़ा है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, वही कार्बन का एक अप्रूव ग्रेफाइट जिसका नाम है वो विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। और ग्रेफाइट को पेंसिल में आपने देखा होगा उसके नोक में, वही ग्रेफाइट स्नेह के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वही हीरा, हीरा चमकता क्यों है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्रांतिक कोण के कारण, विशेष अपवर्तनांक के कारण हीरा जो है चमकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 58 की, तो क्लोरोप्रोपेन C3H7Cl में आपको बताने थे कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। तो ट्राइड आपने देखा C3H7, तो आपने जल्दी से इसको फिल्ड किया C3H7 हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 और Cl सभी में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो कुल कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने बॉन्ड हो गए पूरे इसमें, 10। बस ये बताना था आपको। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोप्रोपेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। तो क्लोरोप्रोपेन में 10 सहसंयोजी बंध होते हैं। मैंने ड्रॉ करके बताया आपको। सहसंयोजी बंध 3 टाइप के होते हैं, एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी। वही आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया जो आपसे 6वीं क्लास से आप जानना शुरू कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज आपको पढ़ाई जाती है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इसके लिए आपने सभी ने ट्रिक याद की होगी, ईट पर ब्रांच, जिसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता था, टी का मतलब थॉम्सन होता था या टॉम्सन होता था, प का मतलब प्रोटॉन होता था, र का मतलब रदरफोर्ड होता था, न का मतलब न्यूट्रॉन होता था, वही च का मतलब क्या होता था, चैडविक। वही जब हम कॉम्पीट करते हैं तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के नाम भी हम दे देते हैं। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन। अब बात करते हैं 61वें क्वेश्चन की, तत्व की परमाणु सहती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हमारे एनडीए में। सहती का मतलब होता है द्रव्यमान। बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं सहती क्या होती है, वो इसी की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान मुख्यतः किस पर आधारित है, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आधारित है। अगर मैं मान लू जैसे सोडियम मैंने एग्जाम्पल लिया, तो सोडियम क्या होता है 11 यानी 23। तो मैं कहूंगा कि 11 क्या है इसमें बेटा, ये प्रोटोनों की संख्या है, 11 क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 11 क्या है इसमें, परमाणु क्रमांक है। वही 23 क्या है इसमें, परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है। अगर हम इस एटॉमिक वेट में से परमाणु क्रमांक घटा दें तो आपको किसकी संख्या पता चल जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। इसे वुलफॉर्म कहा जाता है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए इसका यूज जो है यहाँ बल्ब के तत्व के रूप में करते हैं। वही अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 की आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक प्रकल्प बना के दिया है, उसने पूछा है कि इसमें आर का मान बताइए। तो सीधी सी बात है, ये आपको समांतर क्रम में दे रखे हुए, तो इनको जो आप समांतर से सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप v बराबर आइडिया लगा दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा 240 ओ। वही ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो बस पहचाना ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये बल का मात्रक है। बल का मात्रक m बराबर m होता है, m का मात्रक हो गया किलोग्राम और a का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं 85 में आपको बात करनी थी, कथन सही नहीं पहचाना था। तो जो बायोगैस होती है, जैव गैस की तापन जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। ये जो है ऑप्शन सही नहीं था, जबकि ज्यादा होती है। वहीं क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें नाभिकीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड वाले क्षेत्र में जो है इनका नाभिकीय क्षेत्र पाया जाता है, जिसे केंद्र काप कहा जाता है। वहीं अगर मिट्टी से आने वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू जो होते हैं में मृत कोशिकाएं कौन सी होती है, तो उनको दृढ़ ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृढ़ ऊतक कहा जाता है पादप को, मृत कोशिकाएं डेड सेल जो होती है। वही अगर बात करें आपके नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, डेड सेल पाई जाती है, मृत कोशिका पाई जाती है। 88 क्वेश्चन की अगर बात करें तो वास्ती या कार्टिलेज में नहीं, कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो सीधी सी बात है 4 ऑप्शन थे उनमें से हमने देखा मूत्राशय में नहीं होता है। वही अगर हम बात करें 89 क्वेश्चन की, 2 पंक्तियां दे रखी है, भर्ती कक्षा में कंट्रोल करते हैं, R1 बराबर R दे रखा है R2, उनकी जो त्रिज्या दे रखी है वो R2 पूरा दे रखी है 4 गुनी पहले वाले की। तो उनके आवर्तकालों में आपको रेशियो निकालना था, तो कितना निकल के आता है हमारा T1 का 1 अंकाकार निकल के आता है।
वही अगर हम धात्विक तारों का प्रतिरोध एक क्वेश्चन में 90 वाले क्वेश्चन में लास्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि धात्विक तारों का प्रतिरोध 20 ओम होता है, समांतर संयोजनों का प्रतिरोध कितना होगा, तो हमने सॉल्व किया तो उसने ये बताया है धात्विक तार का प्रतिरोध कितना है 20 ओम, उसे हमने दो भागों में तोड़ा है, तो 20 ओम को दो भागों में तोड़ेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और 10 ओम का जब हम आग निकालेंगे तो कितना करके आएगा, 1/10 और 1/10 हम निकालेंगे, 1/10 1/10 करेंगे तो 2/10 आएगा, 2/10 को करेंगे तो 5 ओम आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। तो अभी हमने पूरा जो है गेट का फुल सॉल्यूशन पढ़ा, लगभग 150 क्वेश्चन है जिनमें से भी हमने कितने क्वेश्चन किए हुए 90 क्वेश्चन किए। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 का आएगा जो इसके बाद आएगा। तो 90 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व कराया, इसके अलावा मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बोले, आप उनको अच्छी तरह से नोट कर लें और अपना पेपर भी चेक करें। जय हिंद।